मेरे एक हाथ पे यूएसजी मशीन है और दूसरे हाथ पे एक फाइन निडल है। यदि मेरे गले में नोड है जो कि कैंसरस नोड हो सकती है और मेरे को उसका पता लगाना है, तो फिर यूएसजी मशीन को यहाँ रख करके, जो कि हमारे नोड के ऊपर रख करके, और अगर से मैं निडल को इंसर्ट करता हूँ और प्लेंजर पीछे खींचता हूँ अगर से, तो मेरे इसमें सैंपल आ जाएगा। और ये सैंपल जो मैंने कलेक्ट किया हुआ है अपनी नोड से, जो कि कैंसरस नोड हो सकती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एफ एन ए सी विथ यूएसजी गाइडेड, मतलब कि यूएसजी मशीन का यूज़ करके हम लोगों ने एफ की हुई है। तो इस टाइप की साइटोलॉजिकल टेक्निक्स जो होती हैं, जैसे कि एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी, यूएसजी गाइडेड साइटोलॉजी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं यूएसजी गाइडेड विद एफ, तो इन सब साइटोलॉजिकल टेक्निक्स के बारे में आज हम लोग वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहेंगे। तो साइटोलॉजी की लगभग हम लोग 8 से 10 टेक्निक्स के बारे में देखेंगे। साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है? साइटोलॉजी का मतलब होता है सेल्स की स्टडी करना। मतलब कि जैसे हम लोगों ने हिस्टोपैथोलॉजी देखा हुआ था, उसमें टिश्यू की स्टडी हम लोग कर रहे थे, टिश्यू के स्ट्रक्चर को देख रहे थे, लेकिन साइटोलॉजी में हम लोग सेल्स की स्टडी करते हैं। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहेंगे। तो सेल्स के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। आज हम लोग इन साइटोलॉजिकल टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने 7 यहाँ पे साइटोलॉजिकल टेक्निक्स के को एक्सप्लेन करेंगे आज हम लोग डिटेल में। उसमें से 3 जो रहेंगी, एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी, एफ और लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, इनके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यही जो है मेजर साइटोलॉजिकल टेक्निक्स हैं जो कि हम लोग यहाँ पे साइटोलॉजी में यूज़ करते हैं। बाकी भी हैं, लेकिन वो सेकेंडरी मेथड्स के तौर पर यूज़ की जाती हैं। मैन हमारी जो है 3 सबसे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी इन तीनों पर ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहली जो हमारी है एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी, ठीक है। तो पहले हम लोग एक बार साइटोलॉजी का मतलब भी तो समझ लेंगे कि साइटोलॉजी का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो साइटोलॉजी जो हमारी होती है, हम लोग बात करते हैं जब सेल्स की स्टडी करने की बात जब हम लोग करते हैं, जब हम लोग बात करते हैं कि हमको बात करनी सेल्स की स्टडी करनी, जैसे कि टिश्यू में हमने क्या किया था, टिश्यू की स्टडी करी थी, टिश्यू में जो सेल्स थी उनकी भी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेल्स जो कि हमारी बॉडी से निकल रही हैं और हम निकाल रहे हैं उन सेल्स को, उनकी स्टडी करने को हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। देन साइटोलॉजी स्टडी करने का फ़ायदा क्या है कि कुछ कैंसर्स के बारे में, कुछ डिसीजेस के बारे में हमको साइटोलॉजिकल स्टडी से पता चल सकता है। स्पेशली जैसे कि अगर किसी को सर्विक्स का कैंसर अगर किसी को है, HPV का इन्फेक्शन के कारण कैंसर सेल हो चुकी हैं, ठीक है, सर्विक्स में, तो उसके कैंसर के लिए खासकर डायग्नोस की जाती है। फिर बॉडी के कोई भी पार्ट में कहीं ट्यूमर हो गया है और हमको उस ट्यूमर की बायोप्सी करके काट के नहीं निकालना है, तो हम लोग एक चीज निडल का यूज़ करके उसके अंदर की सेल्स निकाल लेते हैं और उन सेल्स की स्टडी करके हम लोग बता सकते हैं कि उसको ट्यूमर है कि नहीं है, फिर ट्यूमर मतलब कैंसरस ट्यूमर है कि वो नॉर्मल बेनाइन ट्यूमर है, उसके बारे में हम लोग उसको बता सकते हैं। और एक खास बात इसकी है कि जो टिश्यू प्रोसेसिंग वाली जो हमारा जो हिस्टोपैथोलॉजी का जो हिस्सा है, उसमें टिश्यू प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, फिर उसकी स्टैनिंग करने में, फिर ब्लॉक सारी बहुत सारी चीज़ें रहती है उसमें ना, तो वो हमारी टेक्निक्स थोड़ी सी लंबी हो जाती है ना। वहीं जो साइटोलॉजिकल टेक्निक्स है ये थोड़ी सी फास्ट होती है। हिस्टोपैथोलॉजी में तो क्या है, हम लोग काट करके सीधे टिश्यू को ही निकालते हैं, लेकिन इसमें अगर हम लोग नॉर्मली सेल्स जो अपने आप निकल रही हैं उन सेल्स की स्टडी करते हैं, और यदि सेल निकालनी पड़ भी रही है तो हम लोग पतली सी निडल का यूज़ करके या फिर स्क्रैप करके वो सेल्स को निकाल करके हम लोग उसकी स्टडी करते हैं। तो ये हमारी साइटोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम एक एक करके इन साइटोलॉजिकल टेक्निक्स, जो कि हम लोगों ने यहाँ 7 साइटोलॉजिकल टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे थे, तो इनके बारे में हम लोग एक एक करके स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि पहली हमारी होती है एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी। एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी मतलब कि ऐसी सेल्स की स्टडी करना जो कि बॉडी से अपने आप निकल रही हैं, जैसे कि यूरिन जो हमारी है, यूरिन में जो सेल्स निकलती हैं वो अपने आप स्प्रेड हो, अपने आप निकल रही हैं ना, बॉडी के अंदर सेड हो रही हैं, गिर रही हैं, तो उनको तो हम निकाल नहीं रहे हैं, तो उन टाइप की सेल्स की स्टडी करना। जैसे कि पैप स्मीयर जब हम लोग कलेक्ट करते हैं, तो पैप स्मीयर में हम लोग कहीं काट पीट करके उस सेल्स नहीं निकालते, एक ब्रश के थ्रू जो हमारा सर्विक्स वाले एरिया होता है उस हिस्से की सेल्स को हम लोग निकालते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। वही जैसे स्पूटम किसी व्यक्ति का है, अगर लंग्स में किसी को मतलब कैंसर वगैरह की शिकायत हो सकती है और उसको ब्लड आ रहा है खकार में, तो वो जो स्पूटम हम लोग निकलेगा उस स्पूटम की हम लोग सेल्स की स्टडी करके बता सकते हैं। कहीं लंग कैंसर वगैरह तो उसको नहीं है, तो ऐसी सेल्स जो कि अपने आप बॉडी से गिर रही हैं, सेड हो रही हैं, ठीक है, तो उनकी स्टडी के लिए हम लोग यहाँ पे एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी है वो नॉन इन्वेसिव टेक्निक है। नॉन इन्वेसिव टेक्निक का मतलब होता है इसमें हम लोग कुछ भी इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब हम बॉडी को ऐसे डायरेक्ट डैमेज नहीं करके कोई सेल्स निकाल। तो इसके एग्जाम्पल है पैप स्मीयर, स्पूटम साइटोलॉजी और यूरिन साइटोलॉजी, इसके एग्जाम्पल हो गए हमारे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके जो है एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी का प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। तो प्रिंसिपल की बात अगर हम लोग करें, मैं यहाँ से थोड़ा सा लेजर लाइट निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो सेल्स वगैरह हैं, जैसे कि अगर हम लोगों ने जो हमारा सर्विक्स वाले एरिया है, हमारा यूट्रस सर्विक्स वेजाइनल वाला जो एरिया है, जो सर्विक्स वाला जो एरिया, यहाँ पे कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अगर हमने पैप स्मीयर का यूज़ करके, एक ब्रश का यूज़ करके यहाँ की सेल्स को निकाला हम लोगों ने, अगर से उसको पैप स्मीयर बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, एक ब्रश का यूज़ करके, तो मैं इसका डायग्राम हमारे पास होगा,
ठीक है, देखो इस टाइप से। तो हम लोग एक ऐसे ब्रश का यूज़ करते हैं, इस ब्रश का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे, या फिर स्पैचुला बोलते हैं, स्पैचुला यूज़ कर सकते हैं, फिर ब्रश यूज़ कर सकते हैं। तो वो यहाँ सर्विक्स के एरिया में जाता है और वहाँ के आसपास की सेल्स हम लोग उस ब्रश में या फिर उस स्पैचुला में निकाल लेते हैं। और वो जो सेल्स निकली हुई हैं हमारे पास, उन सेल्स की जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको पेप स्मीयर बोला जाता है। तो उनमें जो इस सर्विक्स के एरिया की जो अलग अलग लेयर्स होती है, उनकी हम लोग यहाँ पे सेल्स देख सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल अगर से सेल रहती है तो नॉर्मल उसका स्ट्रक्चर रहता है, प्रॉपर न्यूक्लियस थोड़ा सा नॉर्मल होता है, छोटा रहता है, स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ होता है। वहीं अगर जब वो थोड़ा सा चेंज होने लगे उसके अंदर के स्ट्रक्चर, जो कि सेल्स वगैरह के थोड़ा सा न्यूक्लियस बिगड़ने लगे हमारे, तो वो LSIL स्टेज पे चला जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लो ग्रेड स्क्वैमस इंट्रा एपिथेलियल लीजन्स, मतलब कि जो लो ग्रेड में अभी मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है हमारा जो है, जो लीजन्स है, मतलब जो सेल्स वगैरह के स्ट्रक्चर हैं और जो उसका पूरा टिश्यू का जो पूरा स्ट्रक्चर वगैरह है सर्विक्स के एरिया का, वो इतना ज़्यादा अभी डैमेज नहीं हुआ है। जो सेल्स हैं थोड़ी सी एबनॉर्मल हुई हैं, लेकिन इसको रिवर्स किया जा सकता है ना, ऐसे नहीं कि इनको ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको ठीक किया जा सकता है। वहीं अगर हाई ग्रेड में चला गया अगर से पेशेंट हाई ग्रेड स्क्वैमस इंट्रा एपिथेलियल लीजन में चला गया, तो सेल्स के यहाँ स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगते हैं, न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज होने लगता है, जो लेयर्स हैं, जैसे कि हमको नॉर्मल में लेयर बाय लेयर सेल्स दिखती हैं, ठीक है, और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो भी हमको प्रॉपर दिखती है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन हल्की सी डैमेज होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन इसको तुरंत ठीक करने की जरूरत पड़ती है अगर इस स्टेज में पेशेंट चला गया है तो, ठीक है। और अगर से इस स्टेज को नहीं ठीक किया जाए तो फिर ये इसमें प्री कैंसर सेल भी कुछ दिखती हैं, तो फिर ये कन्वर्ट हो सकता है सर्वाइकल कैंसर में। तो सर्वाइकल कैंसर में तो जो सेल है वो अनकंट्रोल्ड तरीके से ग्रोथ होने लगती है, ठीक है, मैच्योर होना बंद हो जाती है, इमेच्योर सेल्स की ही बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगती है यहाँ पे। और जो है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन रहती है उसको तोड़ करके भी सेल्स बाहर आने लगती है। देखो यहाँ जो बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रही है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई डिस्टर्ब, टूट गई हमारी, और उसके बाहर भी सेल आने लगती हैं, तो ये सर्विकल कैंसर हो जाता है। इसको फिर रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है, इसको रिवर्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। LSI1 और फिर LSI2 में हम लोग यहाँ पे इसको रिवर्स कर सकते हैं। कैंसर के स्टेज में चला जाता है पेशेंट तो फिर इसको रिवर्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि, और इनका पता कैसे चलेगा हमको, इनको पता है हमको तब चलेगा जब हम लोग क्या करेंगे कि इस पेप स्मीयर का यूज़ करके इन सेल्स को निकालेंगे, मतलब हम जो स्क्रैप करेंगे हल्का सा तो सेल्स हमारी निकलेंगी, तो इन सेल्स को हमको जो स्ट्रक्चर है, नॉर्मल स्ट्रक्चर इस टाइप के दिखाई देंगे माइक्रोस्कोप में, यही इस टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, थोड़े से नॉर्मल, थोड़े बड़े न्यूक्लियस, या फिर कैंसर वाली सेल्स हमको दिखाई देंगी इस पेप स्मीयर में, जो कि एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी में हम लोग निकाली हुई है। तो हम लोग इसका बता सकते हैं कि यार उसको कैंसर है, ठीक है। तो इसका यूज़ और भी जगह किया जा सकता है, जैसे कि हम लोग इसका यूजर एडवांटेज डिसएडवांटेज एक बार देख लेंगे। जैसे कि हमने देखा कि कैसे हम लोग इसका यूज़ करते हैं, कैसे हम लोग सेल्स की स्टडी करते हैं स्टैंड करके माइक्रोस्कोप के अंदर, और कैसे अलग अलग हमारे पास स्टेजेस आती हैं। नॉर्मल आ जाएगी हमारी यहाँ पे, LSIL आ जाएगी, HSIL आ जाएगी, हमारी सर्वाइकल कैंसर में चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इस टाइप से हमारी क्या है स्टेजेस हम लोग पता कर सकते हैं इसकी। अब देखो इसको करते कैसे हैं, तो सबसे पहले सैंपल कलेक्शन हम लोग करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया कि स्पैचुला यूज़ करके थोड़ा सा जो वेजाइनल ओपनिंग है उसको खोल करके, और वहाँ पे ब्रश यूज़ करके हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यूज़ करके हम लोगों ने सैंपल निकाला, और सैंपल निकालने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि उसको फिक्स किया, अल्कोहल स्प्रे करके उसको फिक्स कर देते हैं हम लोग। जो भी सैंपल हमारा निकला, सेल्स वगैरह जो हमारे पास हैं, उन सेल्स को फिक्स कर देंगे, फिर उनकी स्टैनिंग करेंगे, वो स्टैनिंग करके उनकी माइक्रोस्कोपी करके देखेंगे कि सेल्स नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। तो ये जो एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी होती है उसकी प्रोसीजर है हमारी, ठीक है। यहीं अब हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें इसकी, तो एडवांटेज इसका ये है कि सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर से किसी को सर्वाइकल कैंसर है तो उसकी स्क्रीनिंग बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है, बताया जा सकता है कि उसको सर्वाइकल कैंसर है कि नहीं है, और अलग अलग स्टेज भी मॉनिटर इससे की जा सकती है, किस स्टेज में सर्वाइकल कैंसर पहुंचा हुआ है। वहीं अगर से सर्वाइकल कैंसर की प्री स्टेज अगर से है, और अगर हम ट्रीटमेंट उस व्यक्ति का कर रहे हैं, तो ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिव है, कैसे काम कर रहा है, तो उसको हम लोग कुछ इंटरवल्स में इस पेप स्मीयर का यूज़ करके, एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी का यूज़ करके हम ट्रीटमेंट भी मॉनिटर कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि यार हम जो दवाइयाँ, जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उस व्यक्ति को, वो ट्रीटमेंट सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ट्रीटमेंट मॉनिटर करना हो गया, या फिर हम लोग का जो है कैंसर का डायग्नोसिस करना हो गया, वो हम लोग यहाँ पे पेप स्मीयर के थ्रू कर सकते हैं। वहीं अगर लंग डिसीज़ वगैरह होगी, लंग्स वगैरह का कैंसर है, या फिर ब्लैडर वगैरह ही, जो अगर यूरिन का अगर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, यूरिन से जो सेल्स आ रही हैं उनका, तो उससे हम लोग ब्लैडर ट्यूमर के बारे में पता कर सकते
सकते हैं। लंग्स में अगर से दिक्कत है तो लंग्स में अगर से कौन सा कैंसर किस स्टेज में हो उसके बारे में भी हम लोग इसमें एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी में डिटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, एडवांटेज क्या है इसका, नॉन इन्वेसिव है, मतलब कि हम लोग यहाँ पे डैमेज नहीं करते हैं बॉडी के कोई भी सेल्स वगैरह को। कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा खर्चा इसमें नहीं आ रहा है हमारा, और जल्दी हम लोग डिटेक्शन कर सकते हैं इससे, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हमारा खत्म नहीं होता है, जल्दी से जल्दी डिटेक्शन कर सकते हैं। तो ये हमारे एडवांटेज हैं, और यूजेस कहाँ किए जाते हैं इसके बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एफएनएसी के बारे में। तो एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी की बात हो गई, अब बात करते हैं एफएनएसी के बारे में। तो एफएनएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने क्वेश्चन आज ग्रुप में डाला भी हुआ था। तो एफएनएसी का फुल फॉर्म है फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, मतलब कि पतली निडल, लगभग 22 से 25 गेज की निडल का यूज़ करके हम लोग गले में या फिर जहाँ पे भी नोड्स वगैरह हो या फिर जहाँ पे भी ट्यूमर वगैरह हो वहाँ पे सोनोग्राफी मशीन या फिर अल्ट्रासाउंड मशीन का यूज़ करके हम लोग वहाँ पे इंसर्ट करेंगे निडल को, और वहाँ से सैंपल निकालेंगे, और सैंपल की फिर हम लोग बनाएंगे स्लाइड, और स्लाइड की स्टेनिंग करके माइक्रोस्कोपी करेंगे, और फिर देखेंगे कि जहाँ से हमने वो सैंपल निकाला हुआ है, जिस ट्यूमर से, जिस नोड से या फिर बॉडी के जिस हिस्से से वो सैंपल निकाला हुआ है, वहाँ पे कहीं कैंसर वगैरह तो नहीं है। तो वो डिटेक्शन करने के लिए हम लोग यहाँ पे एफएनएसी टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो कितने गेज की निडल यूज़ करते हैं, थिन निडल रहती है, पतली निडल रहती है, फाइन निडल रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लगभग 22 से लेकर के 25 गेज की निडल। यही जब अगर इतनी पतली निडल की हम बात करें 22 से 25, यही ब्लड बैंक में जो निडल यूज़ करी जाती है खून निकालने के लिए किसी व्यक्ति का ब्लड बैंक कलेक्ट करने के लिए, तो वो 16 गेज की निडल होती है। तो मतलब जैसे जैसे गेज इंक्रीज होते हैं निडल पतली होती जाती है ना, जैसे गेज कम होते हैं तो निडल थोड़ी थिकनेस उसकी जो बढ़ती जाती है हमारी। तो 16 गेज की निडल में काफ़ी मोटी होती है, और वहीं 22 और 25 गेज की पतली होती है, फाइन होती है हमारी। ठीक है, क्या कर रहे हैं, इन निडल का यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल्स निकाल रहे हैं। कहाँ से निकाल रहे हैं, लंप से निकाल रहे हैं, स्वेलिंग वाले एरिया से निकाल रहे हैं, ट्यूमर से निकाल रहे हैं जहाँ हमको लग रहा है कि दिक्कत हो सकती है वहाँ से। ठीक है, और एक ओपीडी प्रोसीजर है, इसमें कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें कोई एनेस्थीसिया वगैरह नहीं देना पड़ता है हमको पेशेंट को, और नॉर्मली इसको ओपीडी में भी डॉक्टर्स इस प्रोसीजर को प्रॉपर इसको जो है कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसको करने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले हमको कुछ सामान चाहिए होता है। सामान कौन कौन सा, हमको एल्कोहल चाहिए होता है, जिसमें कि हम लोग स्लाइड से जो मटेरियल निकालेंगे व्यक्ति कलेक्ट करके उसको हम लोग फिक्स करेंगे, उसको वो खराब ना हो ना, हमारा एयर ड्राई हो जाएगा तो खराब हो जाएगा, या फिर धीरे धीरे उसमें बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शन ना हो सके। तो जैसे हम लोग सैंपल निकाल के स्लाइड में बनाएंगे स्लाइड, उसको फिर एल्कोहल में डिप करेंगे हम लोग। ठीक है, तो एल्कोहल चाहिए रहता है हमको, कॉटन स्वैप चाहिए रहता है, स्लाइड्स चाहिए रहती हैं, एक पिस्टल हैंडल चाहिए रहता है जिसमें हम लोग निडल को फंसाएंगे और फिर सैंपल कलेक्ट करेंगे। डायरेक्ट निडल करेंगे तो वो हिल सकता है, प्रॉपर तरीके से आएगा नहीं, इसलिए हम लोग प्रॉपर एक पिस्टल का यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे, हैंडल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सिरिंज यूज़ करेंगे हम लोग, निडल रहेगी हमारे पास, एक फॉर्सेप रहेगा जो कि स्लाइड्स को पकड़ने का काम आएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, एक कॉटन स्वैब ली जिसमें कि एल्कोहल है हमारी, और उससे हम लोगों ने क्या किया, साफ किया उस एरिया को जिस एरिया से हमको सैंपल निकालना है। फिर हम लोगों ने करी निडल को इंसर्ट, तो हम लोग उस एरिया जिस एरिया से हमको सैंपल निकालना है उसमें निडल को इंसर्ट करेंगे, और निडल को हम लोग 2 से 3 बार घुमाएंगे, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, थोड़ा सा नीचे करेंगे, जिससे कि जो थोड़ा सा जो टिश्यू है हमारा जो उसके कुछ सेल्स वगैरह आ सके उसमें। डायरेक्ट हम लोग डाल कर निकालेंगे तो सेल्स वगैरह उतनी नहीं आएंगी हमारी, तो थोड़ा सा हम लोग उसको थोड़ा ऊपर थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा हम लोग 20-30 डिग्री ऊपर नीचे करके, ऊपर फिर ऐसे नीचे करके थोड़ा निडल को घुमाएंगे, जिससे कि वो उस टिश्यू के कुछ सेल्स वगैरह टूट करके हमारे सैंपल में आ सकें। फिर पिस्टन को पीछे खींचेंगे हम लोग उसमें। ठीक है, नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करेंगे। नेगेटिव प्रेशर मतलब पिस्टन जब पीछे खींचते हैं तो वैक्यूम बनती है, जो वैक्यूम बन रही है उसको हम लोग नेगेटिव प्रेशर बोलते हैं। जो वैक्यूम बनेगी उसके कारण जो है सेल्स जो है उस टिश्यू से निकल करके हमारे पास सिरिंज में हमारे पास आ जाएंगी। अब वो सेल्स जो हमारे पास आ चुकी हैं उसका हम बनाएंगे स्मीयर, एक ड्रॉप यहाँ पर रख करके उसका स्मीयर प्रिपेयर करेंगे, और फिर उस स्मीयर की हम लोग स्टैनिंग करेंगे, फिर उसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करेंगे और बता देंगे कि भाई जो ट्यूमर जहाँ से हम लोग सैंपल निकाला हुआ है वो ट्यूमर कैंसरस ट्यूमर है, फिर बिनाइन ट्यूमर है, फिर नॉर्मल है ना, क्या है वो हम बता सकते हैं उससे। तो ये हमारी हो गई एफएनएसी के बारे में। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं कि क्या एडवांटेज है, क्या लिमिटेशन है, क्या यूज़ है। तो इसका यूज़ हम लोग अलग अलग जगह कर सकते हैं, जैसे कि अगर किसी को थायराइड ग्लैंड में नोड्स वगैरह है, या बॉडी के किसी भी हिस्से में नोड है। कई बार क्या होता है कि किसी को ट्यूबरक्लोसिस वगैरह अगर से होता है, तो टीबी जब बीमारी होती है तो बॉडी के अलग अलग जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो स्वैलो हो जाते हैं, तो हम लोग उन नोड्स में इंसर्ट करके निडल वहाँ से सैंपल निकाल के उसकी एएफबी स्टैनिंग कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमको टीबी के बेसलाई दिखाई दे सकते हैं, तो उसका सैंपल भी फाइन निडल एस्पिरेशन से ही कलेक्ट हम लोग करते हैं। वहीं अगर से नॉर्मल अगर कैंसरस नोड है तो उसका भी हम लोग वैसे ही करेंगे। थायराइड ग्लैंड में नोड अगर से वहाँ पे, ब्रेस्ट में लंप वगैरह हो गया, अगर ब्रेस्ट कैंसर वगैरह की कंडीशन होती है तो उसमें भी हम लोग फाइन निडल एस्पिरेशन का यूज़ करके निकाल सकते हैं। वहीं अगर से लिम्फ नोड्स बढ़ी, जैसे हमने बताया कि ट्यूबरक्लोसिस में लिम्फ नोड बढ़ जाती है, तो उसका भी सलाइवरी ग्लैंड्स में लीजन वगैरह हो गया है, यहाँ सलाइवरी ग्लैंड्स कई बार होती है, वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, ठीक है, तो उनके लिए भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। तो बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई भी ट्यूमर कहीं पे भी है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एफएनएसी का यूज़ करके वो निकाल सकते हैं वो सैंपल।
ठीक है। एडवांटेज की बात करें, क्विक है, मतलब कि हम लोग यहाँ पे जल्दी से इसको यूज कर सकते हैं, हम लोग को बहुत ऑपरेशन वगैरह नहीं करने की जरूरत है। हम लोग को ऑपरेशन थिएटर में नहीं तो टिश्यू काट के वो सब एरिया को निकाल रहे हैं, तो वो सब करने की जरूरत हमको यहाँ पे नहीं पड़ती है। ठीक है। मिनिमम इनहिबिशन है। एक हमने क्वेश्चन आज डाला हुआ था ग्रुप पे, सर ने बोला था कि एफएनएसी किस टाइप की टेक्निक है, तो वहाँ पे लिखा हुआ था नॉन इनहिबिसिव, लेकिन ठीक है, और जिसमें एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं पड़ती, तो अधिकतर लोगों ने उसमें मतलब कि चूज किया हुआ था उसको, लेकिन नॉन इन्वेसिव नहीं है ये मिनिमम इन्वेसिव है, मतलब कि हम लोग उसमें पतली सी निडल यूज करके निकाल रहे हैं। इन्वेसिव तो है लेकिन मिनिमम इन्वेसिव है। ठीक है। इसलिए हमारा जो लास्ट का जो तीसरे नंबर का जो था वो सही था, लगभग कम लोगों ने सेलेक्ट उसको किया हुआ था। तो ये चीप है, मतलब सस्ता है, मतलब हमको बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं करना पड़ रहा है इससे कैंसर या कोई भी चीज़ का डिटेक्शन करने के लिए। लिमिटेशन इसकी ये है कि जो भी टिश्यू का हम लोग यहाँ पे सैंपल निकाल रहे हैं उसका आर्किटेक्चर पता नहीं कर सकते हैं इससे हम लोग। आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि उस टिश्यू का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब वो टिश्यू में एक्चुअली कैंसर किस तरीके से स्प्रेड किया हुआ है वो हम लोग नहीं देख सकते। वो देखने के लिए हम लोग को बायोप्सी करनी पड़ती है, तो फिर हमको आर्किटेक्चर दिखता है टिश्यू का। साइटोलॉजी की कोई भी टेक्निक में हम आर्किटेक्चर नहीं देख सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेल्स की स्टडी कर रहे हैं ना कि टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं। जब टिश्यू की स्टडी करते हैं तब आर्किटेक्चर हमको दिखता है, जो कि हम लोग को हिस्टोपैथोलॉजी में दिखता है। सैंपल क्या है, एरर की पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है कि मान लो हम लोग निडल अंदर इंसर्ट करी और सैंपल हमारा प्रॉपर तरीके से नहीं आया, ब्लड ज़्यादा आ गया, कहीं बेंच में प्रिक हो गया, तो एरर हो सकते हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है। तो एरर की पॉसिबिलिटी हो जाती है, इसलिए मतलब सजेस्ट किया जाता है कि हम अगर यूएसजी जो हमारे पास यूएसजी मशीन है, यूएसजी गाइडेड अगर हम लोग एफएनएसी करते हैं तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है हमारी। नॉन यूएसजी गाइडेड में थोड़ी दिक्कत हमारी जा सकती है। तो ये हमने बात कर ली एफएनएसी के बारे में, यूजेस लिमिटेशंस के बारे में बात कर ली। अब लोग एलबीसी की बात कर लेते हैं। एलबीसी मॉडर्न टेक्निक है और अच्छी टेक्निक है, मतलब अगर हम लोग पेपिस्मीयर के लिए अगर एलबीसी का यूज़ करते हैं तो पेपिस्मीयर में जहां हम लोग सिर्फ ब्रश का यूज़ करके स्लाइड बना करके हम लोग यहाँ पे देख रहे थे माइक्रोस्कोप में, उससे हमारी कई गुना अच्छी टेक्निक है एलबीसी टेक्निक। मॉडर्न टेक्निक है, अच्छी टेक्निक है और ज़्यादा चांसेस होते हैं हमको यहाँ पे डिटेक्शन करने की कैंसर वगैरह को। कैसी होती है टेक्निक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग पहले जो हम लोग नॉर्मल जो टेक्निक यूज़ करते हैं पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कंपेयर करेंगे तो आसानी से हमको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है। तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो नॉर्मल जो मेथड्स हमारी होती हैं उस मेथड में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोगों ने ब्लड जो भी हम लोगों ने ब्लड नहीं, मतलब हम लोग जो साइटोलॉजी के सैंपल कलेक्ट किया, मान लो हम लोगों ने सर्विक्स से सैंपल निकाला हुआ है। ठीक है। तो हमारा हमने जो जिस ब्रश से सैंपल निकाला उस ब्रश में हमारी होती हैं सेल्स, जो सेल्स हमारी है अंदर। ठीक है। हम लोग उस ब्रश से हम लोगों ने एक स्मीयर बना लिया ऐसे करके। अब स्मीयर बनाने के बाद जो लगभग हमारी 20 से 30% सेल्स ही हमारी स्मीयर में जा पाती है, बाकी जो हमारी लगभग 70 to 80% जो सैंपल हमारा होता है वो वेस्ट हो जाता है हमारा। ठीक है। तो जो ब्रश से हम लोगों ने जो स्मीयर बनाया हुआ है उस स्मीयर को फिर हम लोग यहाँ फिक्स करते हैं, स्टैनिंग करते हैं और माइक्रोस्कोप पे देखते हैं। तो जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसके साथ जो कचड़ा वगैरह भी है, आसपास की धूल डस्ट और जो भी आसपास का जो कचड़ा वगैरह म्यूकस वगैरह है, तो सब कुछ वो हमारा म्यूकस वगैरह सब कुछ हमारा स्लाइड में आ जाता है और स्टैन होने पे हमको प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देते हैं। तो दिखाई देते हैं, हम लोग पहचान कर सकते हैं उसकी, लेकिन साफ सुथरा और बहुत ज़्यादा कचड़ा ना हो हमारा, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता हमको ना, पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, देखना पड़ता है। वहीं अगर एलबीसी की हम लोग बात करें तो एलबीसी इससे अलग टेक्निक है। अब देखो एलबीसी में क्या होता है हमारे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एलबीसी जो हमारी टेक्निक है इसमें होता है कि हम लोगों ने जो सैंपल निकाला ब्रश से अंदर से, बॉडी के अंदर से, उसको हम लोग एक एलबीसी हमारे पास सैंपल वाला प्रिजर्वेटिव रहता है, जिसमें कि हमारे पास एक बॉयल रहती है जिसमें हमारा लिक्विड भरा हुआ होता है। जो भी हम लोगों ने निकाला हुआ है ब्रश, उस ब्रश को इसमें डालते हैं हम लोग, जो प्री बॉयल जो हमारी आती है इसमें हमारा लिक्विड भरा हुआ होता है। पूरे सैंपल को इसमें हम लोग निकाल देते हैं, तो जो भी सारी सेल हैं हमारी पूरी इस सैंपल में हमारी आ जाती हैं। अब जो हमारे पास ये लिक्विड वाला सैंपल है, मतलब हमने जो नाम ही है ना लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, तो जो लिक्विड है इस लिक्विड में बहुत सारी सेल्स हैं हमारी, और अब इस लिक्विड को हम लोग यहाँ पे उस लिक्विड की स्लाइड बनाएंगे। उस लिक्विड को हम लोग सेंट्रीफ्यूज करेंगे, उसकी पूरी सेल्स हम लोग एक स्लाइड में इकट्ठी कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको सैंपल मिलता है और हमको जो है स्प्रेड पूरा हम लोग को यूनिफॉर्मली पूरा मिलता है। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कहीं बहुत इकट्ठी सेल्स हो गई, कहीं कम सेल दिख रही हैं, कहीं बंचेस में दिख रही हैं। तो जब नॉर्मल जो हम लोग मेथड करते हैं साइटोलॉजी की, उसमें ये चांसेस होते हैं कि कहीं बंच में सेल दिख रही, कहीं एक दो सेल दिख रही, कहीं सेल ही नहीं दिख रही है। लेकिन इस मेथड में फ़ायदा ये होता है कि पूरी स्लाइड में हमको सेल्स दिखती हैं, यूनिफॉर्मली दिखती हैं, मोनो लेयर में दिखती हैं, एक के ऊपर एक हमको बंचेस में नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है। तो कैसे बनाते हैं इसकी स्लाइड एक बार देख लेते हैं। हमारे पास जो लिक्विड अब है, इस लिक्विड के ऊपर हम लोग एक ट्यूब सेट करते हैं। इस ट्यूब में क्या होगा कि जब हम लोग इसको एक स्लाइड से कनेक्ट करेंगे, एक स्लाइड हमारे पास है,
इस ट्यूब को जब हम लोग एक स्लाइड से कनेक्ट करेंगे और उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो जितनी भी सेल्स इस लिक्विड में होंगी वो पूरी इस स्लाइड में जो है इकट्ठी हमारी हो जाएंगी। और यहाँ पे हमारा एक लगा रहता है फिल्टर, यहाँ पे एक फिल्टर लगा रहता है, इससे म्यूकस वगैरह या फिर कचरा वगैरह नहीं जब आता है हमारी स्लाइड में, सिर्फ हमारी स्लाइड में सेल्स जाती हैं जिन सेल्स की हमको स्टडी करनी है। तो हम लोग यहाँ कचरे वगैरह को फिल्टर कर सकते हैं और हम एक्चुअल जो हमारे पास सेल्स हैं, जिन सेल्स की हमको स्टडी करनी है, सिर्फ वही सेल्स का हमारा स्मीयर बनेगा स्लाइड में और उसको हम लोग स्टैंड करके देख सकते हैं। अब कैसे स्मीयर बनेगा उसके बारे में एक बार मैं दिखा देता हूँ। देखो, नॉर्मल जो स्लाइड जो बनती हैं वो इस टाइप की स्लाइड बनती हैं जब हम लोग बनाते हैं, ठीक है, कन्वेंशनल टाइप स्मीयर जो हमारा इस टाइप का बनता है। वहीं एलवीसी की बात करो तो हमको इस टाइप के स्मीयर दिखाई देते हैं, प्रॉपर बने हुए गोल और प्रॉपर यूनिफॉर्मली। माइक्रोस्कोप पे देखते हो तो इस टाइप की हमको सेल्स अलग अलग दिखाई देती हैं। वहीं कन्वेंशनल स्मीयर में देखें हम लोग तो इस टाइप की सेल्स बनती हैं हमारी। तो इसमें कचरा बहुत सारा है, एक के ऊपर एक ओवरलेप्ड है सेल्स, ठीक है, पुरानी टेक्निक है, पहले इससे करते थे, लेकिन अब अगर एलबीसी की बात करें तो इस टाइप की हमको सेल्स दिखाई दी कि जो कि ज़्यादा बेहतर टेक्निक है हमारी पेप स्मीयर की अपेक्षा, एलबीसी जो मेथड जो होती है, ठीक है। तो एलबीसी के बारे में बात करें, इसका एडवांटेज क्या है कि बैकग्राउंड जो है वो क्लियर दिखाई देता है, सेल का प्रिजर्वेशन सही तरीके से होता है, आर्टिफैक्ट्स लेस आते हैं, हमारे कचरा वगैरह ज़्यादा नहीं आता है। यूज़ कहाँ कर सकते हैं, सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग के लिए इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं, पेप स्मीयर टेस्ट के लिए। तो ये हमारी हो गई लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। किसी को कोई क्वेश्चन हो लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी से रिलेटेड तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, उससे हम लोग वहाँ पे कमेंट करके उसको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो लिक्विड 3 हम लोग हमारी टेक्निक कंप्लीट हो गई। एक हमने बात करी एक्सफोलिएटिव, एक बात करी हम लोग ने एफएनएसी के बारे में, एक बात करी लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी के बारे में। अब हम लोग अदर जो मेथड्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि एक होती है स्क्रैप साइटोलॉजी। स्क्रैप साइटोलॉजी में क्या है कि जहाँ पे हमारा घाव है या फिर जहाँ का हमको सेल्स की स्टडी करनी है जिस हिस्से की, तो हम लोग यहाँ पे स्केलेप ब्लेड का यूज़ करके हम लोग वहाँ के हिस्से का निकालते हैं मटेरियल और उसकी हम लोग बनाते हैं स्लाइड और हम लोग उसको स्टैनिंग करेंगे, ठीक है, पेप स्टैनिंग करेंगे और उसको हम लोग फिर देखेंगे कि वहाँ पे कहीं कैंसर वगैरह के कारण तो लीजन्स नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग स्किन में अगर कोई लीजन्स वगैरह बनते हैं, स्किन लीजन्स देखने के लिए कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, या फिर ओरल कैविटी लीजन्स वगैरह देखने के लिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसका यूज हम लोग स्क्रैप साइटोलॉजी के यहाँ पे करते हैं, ठीक है। गले में अगर किसी को कहीं पे अंदर कहीं है कोई घाव वगैरह, उसकी हमको स्टडी करनी, साइटोलॉजी करनी है उसके लिए, या बॉडी के किसी भी हिस्से में है स्किन वगैरह में, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्लेड स्पैचुला या वगैरह का यूज़ हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, इसके लिए स्क्रैप बस करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। देन अगर हम लोग दूसरी मेथड की बात करें तो दूसरी हमारी होती है इम्प्रिंट साइटोलॉजी। तो इसमें हम लोग इम्प्रिंट साइटोलॉजी में क्या करते हैं कि जो हम लोगों ने टिश्यू बॉडी के अंदर से निकाला हुआ है टुकड़ा टिश्यू का, उस टुकड़े को हम लोग स्लाइड में रखते हैं और जब स्लाइड में उसको रखते हैं तो उसकी कुछ सेल्स हमारी स्लाइड में आ जाती हैं और फिर इन सेल्स को हम लोग फिक्स करते हैं प्रॉपर तरीके से अल्कोहल के थ्रू, और अल्कोहल से फिक्स करके फिर इसकी हम लोग स्टैनिंग वगैरह करते हैं और स्टैनिंग करके फिर हम लोग उसको माइक्रोस्कोप पे देखते हैं। तो हम लोग को क्या है, रैपिड हो जाता है हमारा ये, और हम लोग को यहाँ पे सेल्स, कैंसर सेल्स भी हमको यहाँ पे दिख सकती हैं। तो क्या है, इसके लिए कहाँ यूज़ करते हैं, टिश्यू बायोप्सी सैंपल हमारे पास हो तब, या फिर ट्यूमर का डायग्नोसिस करना हो, टिश्यू बायोप्सी सैंपल हो, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इम्प्रिंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। इम्प्रिंट साइटोलॉजी मतलब होता है कि टिश्यू से हम लोग सेल्स निकाल रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, टिश्यू को टच करा करके स्लाइड में, ठीक है। रैपिड डायग्नोस्टिक टेक्निक है, टिश्यू में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके पहले ही हम लोग इसमें रैपिडली इसका यूज़ करके हम लोग यहाँ पे डायग्नोसिस कर सकते हैं, कुछ तो निकाल ही सकते हैं। बात करें सेल ब्लॉकिंग टेक्निक की, सेल ब्लॉक टेक्निक का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास सेल्स हैं इसका हम लोग एक पैराफिन ब्लॉक बना लेते हैं। जैसे कि हम लोग टिश्यू का पैराफिन ब्लॉक बनाते हैं, वैसे ही हम लोग सेल्स का यूज़ करके उसको इकट्ठा करके सेल्स को प्रॉपर उसको एक जगह कंसंट्रेट करके उसका एक हम लोग टिश्यू ब्लॉक बना लेते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि सेल्स को एज हम हिस्टोलॉजी सैंपल उसको यूज़ कर सकते हैं और हिस्टोलॉजी की तरह उसको ट्रीट करके हम लोग यहाँ पे डायग्नोसिस कर सकते हैं और उसको प्रिजर्व करके ही बहुत टाइम के लिए हम लोग उसको रख सकते हैं ना, ये ऐसा नहीं कि अब जी खराब हो जाएगा करके, तो उसको प्रिजर्व करके ही बहुत टाइम के लिए हमारा रखा जा सकता है उस सैंपल को। नहीं तो साइटोलॉजिकल सैंपल्स की स्लाइड हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं, सैंपल प्रिजर्व करके रखना बहुत मुश्किल होता है, कई सालों के लिए रखना है तो इससे फ़ायदा ये है कि जो हमारे पास सेल्स हैं, जो सैंपल हमारा, उसको लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, एज अ हिस्टोलॉजी उसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग, और इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में भी उसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब उस टिश्यू के अंदर की जो केमिकल्स हैं जो कि हम लोग यहाँ पे हिस्टोलॉजी में जो स्टडी कर सकते हैं, तो उनके लिए भी उसका यूज़ किया जा सकता है हमारा। तो ये हमारी होती है टिश्यू ब्लॉक टेक्निक, ठीक है। इसके बाद हमारी आती है लास्ट सेंट्रीफ्यूज वाली टेक्निक, मतलब कि जो भी हमारे पास लिक्विड वाले सैंपल्स हैं, जैसे कि CSF फ्लूइड हो सकता है, प्लूरल फ्लूइड हो सकता है, एसाइटिक फ्लूइड हमारा हो सकता है, तो इन फ्लूइड्स को क्या कर सकते हैं, इनकी सेल्स हम लोग कैसे देखेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इन फ्लूइड्स को सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं इन फ्लूइड्स को, तो इनकी जो सेल्स होती हैं वो नीचे सेडिमेंट हमारी हो जाती हैं, तो ऊपर का फ्लूइड अलग करके नीचे की जो सेल्स सेडिमेंट है उनको हम एक स्लाइड में निकाल लेते हैं और फिर उसको फिक्स करके उसकी स्टैनिंग करते हैं और स्टैनिंग करके उस फ्लूइड की
सेल्स हम लोग स्टडी करते हैं, कहीं इस फ्लूइड में कोई कैंसरस सेल्स या फिर एबनॉर्मल सेल्स तो नहीं है। तो इस टाइप से मतलब कि फ्लूइड को सेंट्रीफ्यूज करके उसकी सेल्स की स्मीयर बना करके उसको फिक्स करके स्टैनिंग करके और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना, ये हमारी कहलाती है सेंट्रीफ्यूजेशन टेक्निक साइटोलॉजी में। तो हमने बात कर ली अलग अलग टेक्निक्स के बारे में। हम लोग कंक्लूजन देख लेते हैं। एक्चुअली हम लोगों ने सारी चीज़ें क्या की, हम लोगों ने क्या की, साइटोलॉजी एक टेक्निक है जिसमें हम लोग रैपिड है और कॉस्ट इफेक्टिव है, जो कि हम लोग डायग्नोस्टिक टूल है, जो जल्दी से जल्दी हम लोग कर सकते हैं इसके यूज। इसमें हमारी बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं, एफएनएसी, एक्सफोलिएटिव, एलबीसी मेथड, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी, उसके साथ और भी इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। इसका यूज़ हम लोग कैंसर डिटेक्शन के लिए करते हैं। और हम लोग यहाँ पे मिनिमम इन्वेसिव टेक्निक है हमारी, मतलब हम लोग ज़्यादा डैमेज नहीं करते हैं बॉडी को और हम लोग इससे पता कर लेते हैं। और हमारा जो है कॉस्ट इफेक्टिव भी है, मतलब कम से कम खर्चे में हमारी ये टेक्निक हो जाती है। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे और हम लोग फिर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे अभी थोड़ी देर से। लगभग 20 एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे साइटोलॉजिकल टेक्निक्स के ऊपर। तो मैं भी ग्रुप में लिंक शेयर करूंगा, तो यूट्यूब पे हम लोग लाइव एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो सब लोग जुड़ करके एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कितने क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं जो भी हम लोग ने अभी तक पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम लोग मिलते हैं अभी एमसीक्यू वाली क्लास में।